Hello everyone, welcome once again on my YouTube channel. It's NK English. आज की जो क्लास है ये होने वाली है क्लास नंबर 2, जो टेंस से संबंधित हमारी सीरीज जो चल रही है। पहली जो क्लास है आप सभी देख चुके होंगे। आज की जो क्लास हम आगे जो टेंसेस को पढ़ने वाले हैं जो है क्लास नंबर 2। हमने पिछली क्लास में ये देखा कि टेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के बाद आपका टेंस में कोई डाउट नहीं रहने वाला है, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो शब्द हैं, एक है हमारे पास प्रेजेंट और दूसरा है हमारे पास में इंडेफिनिट। यहाँ पर हमें दो वर्ब्स को यूज करना है, एक वर्ब हमें प्रेजेंट फॉर्म में लानी है और एक वर्ब हमें इंडेफिनिट फॉर्म में देनी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इसमें स्टेप है, आपको ये जानना जरूरी है कि आप टेंस को पहचानोगे कैसे, क्योंकि चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, चाहे आप हिंदी के सेंटेंस की बात करें चाहे आप इंग्लिश के सेंटेंस की बात करें, तो दोनों सेंटेंसेस में कुछ एक आइडेंटिफिकेशंस होती है जिसके द्वारा आप टेंस को पहचानते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन आइडेंटिफिकेशंस की जिससे आप टेंस को पहचानेंगे। तो ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आप टेंस को पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं पहचान। क्या क्या वो पहचान है जिससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे। नंबर 1, देखिए आप अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उनके लास्ट में आपको क्या मिलता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, एटसेट्रा। ये सारे जो शब्द हैं आपको किसी भी हिंदी के सेंटेंस की कहाँ मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे, जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन हम हिंदी की बात नहीं करके अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप टेंस को कैसे पहचानोगे। जी हाँ, वहां पर भी हमारे पास एक पहचान है जिससे हम टेंस को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इंग्लिश में पहचान के रूप में हम बात करते हैं इनकी एडवर्ब्स की। हम किन की बात करते हैं, एडवर्ब्स की। पहला तरीका इंग्लिश में पहचानने का होता है एडवर्ब्स के द्वारा। आप कुछ एक एडवर्ब्स को यूज करके आप देख सकते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। तो देखिए कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं ऑलवेज। सबसे पहली एडवर्ब इसमें क्या होती है, ऑलवेज। दूसरी हम बात करते हैं नेवर। इसके बाद हम बात करते हैं शेल्डम। इसके बाद हम बात करते हैं समटाइम्स। और कौन सी एडवर्ब्स होती है, समटाइम्स के बाद में आता है ओफन। ओफन के बाद में आता है फ्रीक्वेंटली। इसके अलावा जो इसकी एडवर्ब्स होती हैं जैसे जनरली, कॉमनली, जनरली, कॉमनली, इसके अलावा ओकेजनली और वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस, एटसेट्रा। ये कुछ एक एडवर्ब्स होती हैं जो किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाएंगी। इससे आप पता लगा सकते हैं इंग्लिश के वाक्य में कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। तो ये नंबर 1 तरीका हो गया जिससे आप टेंस को क्या करोगे, इंग्लिश में पहचानोगे। तो चलिए सर दूसरा तरीका कौन सा है जिससे हम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के टेंस को पहचान सकते हैं। तो हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा जो तरीका है वो होता है हेल्पिंग वर्ब्स का। किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब्स का। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं हम कौन सी, डू और
डस। क्या यूज करेंगे? डू और डस। आपने देखा कि हिंदी का अगर वाक्य है उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर इंग्लिश के सेंटेंस की बात करें तो वहां पहला तरीका हम पहचानते हैं एडवर्ब से, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब से, हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं, जो कि क्या यूज होती है? डू और डज यूज होती है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पहचान आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की, जिससे आप चुटकियों में किसी भी सेंटेंस का टेंस देखते ही क्या कर देंगे? बता देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में और बात करते हैं कुछ और ऐसी चीजों की जिससे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो चलिए बात करता हूं मैं इस टेंस के यूज की, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है सर कहाँ यूज किया जाता है। आपको अगर ये चीजें पहचानने में नहीं आ रही है, आप इसके यूजेस को देखिए। इसके यूजेस जो होते हैं, पहला यूज आप दिमाग में ये बिठाओ कि अगर किसी भी वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है, क्या बताया गया है? यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी भी वाक्य में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सत्य। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सत्य। ऐसा सत्य, ऐसा ट्रुथ जो हर व्यक्ति के ऊपर, इस दुनिया के हर एक इंसान के ऊपर, हर एक जानवर के ऊपर, हर एक स्थान के ऊपर समान रूप से क्या होता है? लागू होता है। उसको हम कैसा सत्य कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। अगर सेंटेंस में किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करी गई है तो ध्यान रखना टेंस कौन सा होगा? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। चलो दूसरे बात करते हैं। इसका जो दूसरा यूज है वो होता है सर जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ दूसरा यूज क्या होता है? जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ को हम क्या कहते हैं? सामान्य सत्य सर। सामान्य सत्य। दोनों में डिफरेंस को समझिए। जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या डिफरेंस होगा? देखो यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरी दुनिया के ऊपर जो चीज लागू हो, लेकिन जनरल का मतलब होता है सर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति, वस्तु और स्थान के ऊपर जब कोई बात लागू होती है, उसके संदर्भ में वो बात सत्य होती है, तो वो कैसा सत्य होता है? जनरल ट्रूथ होता है। मैं इसको दो एग्जांपल्स के द्वारा आपको क्लियर करता हूं। मैंने क्या कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व से क्या होता है? उदय होता है। ये बात जनरल ट्रूथ है या फिर ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है? ये आप तय करके बताइए। मुझे लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में जो मैंने बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सर कैसा ट्रूथ है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि सर इस दुनिया में जहां जहां भी इंसान रहता है, पूरे इस यूनिवर्स में जहां भी इंसान रहता है, उन सबके लिए सूर्य उदय होता है किधर से? पूर्व से ही। तो ये बात सभी के ऊपर लागू हो रही है ना, तो क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, मैंने कहा सर आई आई लिव इन न्यू दिल्ली। आई लिव इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर मैंने जो बोला आई लिव इन न्यू दिल्ली, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं। ये बात केवल मुझ पे लागू होती है। मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में रहता हूँ। तो ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति, वस्तु, स्थान के ऊपर लागू होने वाली बात को हम क्या कहते हैं? जनरल ट्रूथ कहते हैं। चलो आगे देखते हैं इसका तीसरा यूज। और तीसरा यूज जो होता है वो होता है हमारा हैबिचुअल एक्शन। कैसा एक्शन? हैबिचुअल एक्शन। तीसरा जो उसमें एक्शंस होंगे, हैबिचुअल एक्शंस, आदतन कार्य। इसको हम क्या कहते हैं? आदतन कार्य। ये तीन प्रकार के एक्शंस को आप दिमाग में बिठा लो कि जब भी ये तीनों एक्शंस होंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जनरल ट्रूथ होगा और हैबिचुअल एक्शंस होंगे, ये सारे के सारे एक्शंस कौन से टेंस में होंगे? ये होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब होता क्या है सर? इनकी एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है सर? हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य, ऐसा कोई भी कार्य। देखो हम जनरली क्या करते हैं सभी, जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद शाम को सोने तक जितने भी हमारे कार्य होते हैं, वो सारे कार्य कैसे होते हैं? हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। मतलब हम ऐसे एक्शंस जिनको रिपीटेडली करते हैं, जिनको हम बार बार करते हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं? आदत में आ जाते हैं। और वो आदत हमारी कैसी होगी? प्रेजेंट की आदत होगी। अब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप प्रेजेंट में रोजाना करते हैं।
आप जैसे कहते हैं सर मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, फिर मैं इस टाइम पर लंच करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ। ये सारे के सारे जो कार्य है ये कैसे हैं, आदतन कार्य है, जिनको आप रिपीटेडली जैसे ही दिन की शुरुआत होती है उनको वापस से करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम हैबिचुअल एक्शंस कहेंगे। तो समझ आ गया होगा। 3 प्रकार के जो एक्शंस है किसमें होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको काम में लेंगे, हम डू और डज को काम में लेंगे। इस टेंस की एडवर्ब के रूप में हमारे पास ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, जनरली, कॉमनली, ओकेजनली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस आदि का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं वीडियो में और अब हम समझेंगे इनमें जो एक्शंस होते हैं, जो इनके सेंटेंसेस के टाइप होते हैं, इस तरह से कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक एक चीज को मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस का टाइप होता है इसका अफर्मेटिव या असर्टिव टाइप। हम पढ़ते हैं हमारे पहले टाइप के सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस? इनको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो होते हैं वो एक सिंपल से फॉर्मूला और सिंपल से स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित होते हैं। क्या होता है वो फॉर्मूला? इधर देखिए, सबसे पहले देखो ऐसे वाक्यों में आपको यूज करना है किसका, सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको यूज करना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आपको ऐड कर देना है एस और ईएस को, और लास्ट में लगा देना है ऑब्जेक्ट को। बस 3 स्टेप्स को फॉलो करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, और उसमें एस या ईएस को ऐड करिए, और लास्ट में लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां मैं एग्जांपल्स पे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं कि मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या ईएस जो लगाया है सर, इसका क्या नियम है, कैसे एस और ईएस का क्या किया जाता है, वाक्य में यूज किया जाता है। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं कि आपको कब तो एस या ईएस लगाना है और कब एस या ईएस नहीं लगाना है। तो देखिए, आपको जो एस और ईएस है वो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तब ऐड करें। जब when the subject when the subject of the action when the subject of the action when the subject of the action is singular। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब हमारा एक्शन जो है, जो मेन वर्ब है, इसका अपना क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। अगर ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो आपको क्या ऐड करना है, ऐड एस और यस। आपको क्या करना है, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो आपको क्या कर देना है, एस और यस ऐड कर देना है। और अगर सर इन केस हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो देखो जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो उस केस में आपको एस या यस का ऐड नहीं करना है। यहाँ मैंने राइट मार्क और क्रॉस के द्वारा बता दिया है कि जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, तो आपको एस या यस को क्या करना है, ऐड करना है। और जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल, तो उसमें एस या यस को ऐड नहीं करना है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि सर इस फॉर्मूला में कहीं पर भी हमें डू और डज का यूज दिखाई नहीं दे रहा है। आपने बस 3 चीजें लिखी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्या कारण है कि यहाँ पर डू और डज का यूज नहीं हुआ? ये सेम हमने जो एस या ईएस का यूज किया है ना, ये किसका वजह से, किसके कारण से? इसी कारण से कि जब यहाँ पर डू और डज मिसिंग है, जब स्ट्रक्चर में डू और डज नहीं है, तो हमें यूज करना है किसको, एस या ईएस को। और जब डू और डज की एंट्री होगी तो फिर हमें एस ईएस को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो अभी आप इतना समझिए कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप एस ईएस को ऐड करें, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो एस ईएस को ऐड ना करें। इसके आगे समझते हैं कि सर यहाँ तो दो चीजें आ गई, एस और ईएस। एस कब करेंगे और ईएस कब ऐड करेंगे, चलो वो भी समझ लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी ये मेन वर्ब है ना, ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को पकड़ना है और इस मेन वर्ब के अंत में देखना है, अगर किसी मेन वर्ब के अंत में, क्योंकि ये जो एस और ईएस हमें जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, मेन वर्ब में ही जोड़ना है सर। तो अब मेन वर्ब में एस ईएस जोड़ना है,
तो हमें देखना भी किसको है, मेन वर्ब को ही देखना है। तो सर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर किसी मेन वर्ब के अंत में, अगर किसी मेन वर्ब के अंत में आपको क्या मिल जाए, डबल एस मिल जाए, सी एच मिल जाए, एस एच मिल जाए, एक्स मिल जाए, ओ मिल जाए और जेड मिल जाए, तो क्या करना है सर, ऐसे केस में आप क्या ऐड करेंगे, ई एस, क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे सर। अब तो अब समझ में आ गया होगा कि सर अगर ये सब केसेस होंगे किसी भी मेन वर्ब के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ और जेड, तो मुझे क्या ऐड करना है, ई एस। और मान लो सर ये सब नहीं है तो क्या करूं, तो सिंपल सी बात है, अगर ये सब नहीं होगा तो आपको ऐड करना है क्या, केवल एस। क्या ऐड करना है, केवल और केवल एस। अब आ जाइए आप एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको बेटर तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं, हमारा सबसे पहला एग्जांपल, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस डेली। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने किसका यूज किया है, एक सब्जेक्ट का यूज किया है। आप देख पा रहे होंगे आई एक सब्जेक्ट है, उसके बाद ड्रिंक, ड्रिंक एक क्या है, मेन वर्ब है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखो सर, हमने ऐसे ही तो लिखा फॉर्मूला में, लेकिन आपने यहाँ ऐड ही नहीं किया। क्यों नहीं किया सर, बिल्कुल इधर बताया था ना कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो ऐसे यस नहीं लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऐसे यस लगेगा। तो आई जो है ये आता है प्लूरल कैटेगरी में, और जब ये प्लूरल ना सब्जेक्ट हो गया तो हमें यहाँ पर एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो इसको हमें एस लगाकर इसको सिंगुलर क्यों बनाए। तो हमने कहा आई ड्रिंक ग्लास ऑफ जूस डेली, मैं रोजाना एक गिलास जूस पीता हूँ। चलिए दूसरे एग्जांपल को देखिए, वी वी लाइक, देखो वी कैसा सब्जेक्ट है, अगेन यहाँ पर देखो क्या हुआ है, वी एक प्लूरल करता है, और प्लूरल के साथ इधर देखो हमने अगेन यहाँ पर ऐसे यस का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि सर ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर होता तो हम इधर क्या करते, ऐसे यस लगाते। चलिए अगला देखिए, वी लाइक टू प्ले गिटार, हमें गिटार बजाना अच्छा लगता है। आगे आइए, आगे हमने देखा शी ईट्स, जी हाँ यहाँ आपको समझ में आया होगा, शी क्या है, शी तो सर एक सिंगुलर क्या है, प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये सिंगुलर है तो आप देख पा रहे हैं इट में क्या लगाया हमने, एस लगाया। एस क्यों लगाया, क्योंकि इधर बताया था जब ये सब होंगे तो यस लगाओगे, और ये सब नहीं होंगे तो क्या लगाओगे, एस लगाओगे, इसी कारण से हमने क्या किया, एस। शी ईट्स अ मैंगो डेली, इसका मतलब है कि वह रोजाना एक आम खाती है, वह रोजाना एक आम खाती है। अगला हमने देखा ही रीड्स, इसमें भी देखो क्या किया है, ही एक सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है, इसके साथ देखो रीड में हमने क्या लगाया, एस लगा दिया। तो अगेन यहाँ पर हमने सेम नियम को फॉलो किया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें लगाना पड़ेगा ऐसे ही एस। अब एस लगेगा कि ईएस लगेगा ये वर्ब तय कर देगी। अगला, राहुल ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर वर्ब क्या है, गेट अप है सर, गेट में क्या लगाया, एस लगाया। क्यों, क्योंकि राहुल सर क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हमें एस लगाना पड़ा। राहुल रोजाना सुबह जल्दी उठता है। अगला, पीपल गो टू सिनेमा ऑन संडेज, लोग सिनेमा जाते हैं कब, संडे को। तो देखो लोग, पीपल यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद देखो वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, गो। अब गो कैसा वर्ब है, एक प्लूरल वर्ब है। क्यों, क्योंकि इधर देखो पीपल, पीपल सिंगुलर होता है कि प्लूरल, बिल्कुल पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए हमें यहाँ पर एस को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली क्या किया, पीपल गो टू सिनेमा ऑन संडेज, लोग संडे को सिनेमा जाते हैं। सपोज करो यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता, अब सिंगुलर सब्जेक्ट में किसको मान लेता हूँ, मैं एक नाम मान लेता हूँ, मैंने कहा नवीन, नवीन एक लड़का है जो हर संडे को क्या करता है, सिनेमा जाता है। तो मुझे इंग्लिश कैसे बनानी होगी फिर, नवीन, और फिर इधर क्या करूंगा मैं, गोस, क्या लगाऊंगा इसमें, ईएस लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि सर नवीन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आगे आप गो देख पा रहे हैं, और गो के लास्ट में क्या है सर, ओ है, तो इसलिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, ईएस। तो मैं क्या बोलूंगा, नवीन गोज टू सिनेमा ऑन संडे। चलिए अगला एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाइज, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स
सॉरी, बर्ड्स फ्लाइज को करेक्ट करेंगे अभी, बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, इन द स्काई। आप बताइए इस सेंटेंस में करेक्शन आप करेंगे, ये सेंटेंस सही है या गलत है? हमारा सेंटेंस है बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। आप करेक्शन करके बताइए इस वाक्य में क्या गलती है, ताकि आप समझ सके चीजों को कि आगे जो आप सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें आपको कहां पर गलती नहीं करनी है। तो देखिए बर्ड्स, बर्ड्स कैसा नाउन है सर? प्लूरल है। हम एक पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा की बात कर रहे हैं। आगे देखिए वर्ब कैसी है हमारे पास? फ्लाइज। भाई हमने क्या कर दिया इधर सर? आपने क्या कर दिया? यस ऐड कर दिया, क्योंकि फ्लाई जो स्पेलिंग होता है FLY, तो आपने सर ऐड कैसे कर दिया? क्योंकि इधर तो नाउन कैसा है? प्लूरल है, और प्लूरल के केस में SES तो लगता ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? तो यहाँ गलती है, आप इस गलती को पहचानो और यहाँ पर क्या करोगे? फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसका सही सेंटेंस होगा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स जिसके द्वारा हमने अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस को देखा, इनको हमने समझा। अब इनमें हम देख सकते हैं कि मैंने मेनली जो 3 चीजें बताई थी, आपको या तो कोई जनरल ट्रूथ मिलेगा इसमें, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेगा, या फिर इसमें कोई आपको हैबिचुअल एक्शन मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ जूस, ये एक हैबिचुअल एक्शन है। वी लाइक टू प्ले गिटार, यहाँ पर क्या है? जनरल ट्रूथ बताया गया है। शी ईट्स अ मैंगो डेली, यहाँ पर भी एक हैबिचुअल एक्शन है। आप आगे चलते हैं, ही रीड्स, ये भी एक ऐसा है, एक जनरल ट्रूथ है। राहुल ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। पीपल गो टू सिनेमा ऑन संडेज, ये एक हैबिचुअल एक्शन है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये एक जनरल क्या है? ट्रूथ है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे दूसरे टाइप के सेंटेंस जो कि हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस फॉर्मूले पर आधारित होते हैं? तो आप सभी यहाँ देखिए, ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में अब यहाँ पर आप यूज करते हैं नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब्स, हमारे पास डू और डस। उसके बाद आप यूज करेंगे नोट का, और उसके बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या किया था कि जब डू डस की एब्सेंस थी तो वहां पर हमने मेन वर्ब के साथ एस या ईएस को बिठाया था। लेकिन अब जैसे सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सेंटेंस में अपने को डू डस को लाना है, और एस या ईएस जो पहले मेन वर्ब के साथ यूज हो रहा था उसको क्या कर देना है? हटा देना है। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स जो आप यहाँ देख पाएंगे। आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली, आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है जाने की बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? मैं रोजाना मार्केट नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं आई डोंट गो टू मार्केट डेली। ये कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव हो गया। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, शी डज नॉट कुक फॉर हर फैमिली, शी डज नॉट कुक फॉर हर फैमिली, वो अपने परिवार के लिए खाना नहीं बनाती है। शी डज नॉट, तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लाइए, और सिंगुलर हम यूज करते हैं डस, और प्लूरल यूज करते हैं हम डू। तो जैसे सी, इसके साथ क्या आया? डस। तो शी डज नॉट कुक फॉर हर फैमिली, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो अपने परिवार के लिए खाना नहीं बनाती है। अगला देखते हैं, यू डू नॉट लाइक कॉफी, यू डू नॉट लाइक कॉफी, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास यू, और इसके बाद आ गया डू, फिर नेगेटिव नॉट आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया लाइक का मतलब पसंद करना। तुम कॉफी पसंद नहीं करते हो, या तुम्हें कॉफी अच्छी नहीं लगती है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे जहां पर सिंपली आपने क्या किया है? डू डज का यूज किया, उसके साथ नॉट और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। उसके बाद बात करते हैं हम अगले टाइप के सेंटेंस जो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इनको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इनको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य सर ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनमें हम किसी न किसी एक क्वेश्चन को क्या करेंगे? पूछेंगे। हम किसी बात को क्या करेंगे? पूछेंगे। और पूछने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। जी हाँ, एक हमारा तरीका है कौन सा? हम पूछ सकते हैं WH वर्ड से, और दूसरा हम पूछ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो देखो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस है उसका फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले किसका यूज करेंगे? डू और डस का, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हमने देखो
इस फॉर्मूले में क्या हुआ है, आपने क्या किया सर, डू और डज को आपने पहले नंबर पे बिठा दिया और सब्जेक्ट को आपने इसके बाद शिफ्ट कर दिया, बस इतना सा चेंज किया। तो हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस से क्या बना सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और वो भी केवल सब्जेक्ट और मेन वर्ब की पोजीशन को क्या करके, चेंज करके। तो देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आ जाइए इधर देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास है, डू यू लिव इन दिल्ली। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, क्या तुम दिल्ली में रहते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क हमें बताता है कि इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। आपने देखा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो प्रश्न है ये कौन से तरीके से पूछा गया है, ये हेल्पिंग वर्ब तरीके से पूछा गया है या WH वर्ड वाले तरीके से पूछा गया है। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी जो शुरुआत करी गई है हेल्पिंग वर्ब से की गई है, और आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप आंसर कर सकते हैं विद यस और नो। बट अगर क्वेश्चन WH से पूछा गया है, इसका मतलब ये होगा कि अब आप आंसर को रिप्लाई नहीं कर सकते, किससे, यस और नो से। तो देखिए, डू यू लिव इन दिल्ली, कोई आपसे पूछे डू यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रहते हो, सो व्हाट विल बी योर रिप्लाई, यू कैन से यस और यू कैन से नो, यस आई लिव इन दिल्ली और नो आई डोंट लिव इन दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन है, डज शी रीड बुक, क्या वो बुक पढ़ती है, डज शी रीड बुक, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अब यूज करना पड़ेगा आपको क्या, डज शी रीड बुक, क्या वो बुक पढ़ती है, यस यू कैन आंसर इट, आप इसका आंसर दे सकते हैं यस और नो में। तो ये भी कैसा प्रश्न है सर, हेल्पिंग वर्ब का प्रश्न है, क्योंकि इसका हमने क्या कर दिया, जवाब दे दिया किसमें, यस और नो में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डू दे प्ले इन द गार्डन, व्हाट डू दे प्ले इन द गार्डन। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एक WH वर्ड को लिखा, और WH वर्ड क्या है, व्हाट, व्हाट का मतलब क्या है, क्या, व्हाट डू दे प्ले इन द गार्डन, वो गार्डन में क्या खेलते हैं, वो गार्डन में क्या खेलते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आप इस प्रश्न का जवाब यस और नो में दे सकते हैं, बिल्कुल आप इस प्रश्न का जवाब यस और नो में नहीं दे सकते। तो अब नहीं दे सकते, तो हमें यहाँ पर दूसरा तरीका हमारा था कौन सा, कि ऐसे सिचुएशन में जो सेंटेंस की जो इंग्लिश है किससे शुरू होती है, WH वर्ड से, जो कि हमने यहाँ पर किया है। अब हम आगे बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप के सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस आसानी से बना देंगे, चुटकियों में बना देंगे। कैसे, कि सर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में जाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ पर एक बस नोट का यूज करना है। सर किसका यूज करना है, नोट का यूज करना है। बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहने वाला है, इसमें हमें कोई अंतर नहीं लाना है, कोई चेंज नहीं करना है। देख लो इधर लिखे हुए एग्जांपल्स, डू यू नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर हमने क्या किया है, नोट का यूज कर दिया। अगर नोट को यहाँ से हम हटा दें, नोट को अगर आप हटा दें तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा इंटरोगेटिव। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो, और अगर मुझे इसको बनाना है नेगेटिव तो क्या बना, डू यू नॉट राइट अ लेटर। ऐसे मैंने सभी सेंटेंसेस में क्या किया, बस नोट का यूज किया, किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। आप देख पा रहे हैं सभी सेंटेंसेस में हमने किसका यूज किया है, नोट का, और ये नोट जो है सेंटेंस को कैसा बना रहा है, इंटरोगेटिव। चलो पढ़ते हैं, डज सीमा नॉट प्ले क्रिकेट, क्या सीमा क्रिकेट नहीं खेलती है। वाई डू यू नॉट डू एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, अरे तुम मॉर्निंग में सुबह एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो। विच बॉय डू यू नॉट लाइक टू, कौन से लड़के को तुम नापसंद करते हो, या कौन से लड़के को तुम पसंद नहीं करते हो। तो हमने केवल नोट लगाकर सेंटेंस को कैसा बनाया, नेगेटिव। अब देखो इस नोट को हटाकर सेंटेंस को आप कैसा बना सकते हो, इंटरोगेटिव बना सकते हो। करिए मेरे साथ, डू यू राइट अ लेटर, मीनिंग आ गया इसका, क्या तुम पत्र लिखते हो। डज सीमा प्ले क्रिकेट, क्या सीमा क्रिकेट खेलती है। वाई डू यू डू एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में एक्सरसाइज क्यों करते हो। और लास्ट है विच बॉय डू यू लाइक टू, तुम कौन से लड़के को पसंद करते हो। और जैसे नोट लगाओगे सेंटेंस कैसा बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो हमने एक एक करके आज के इस वीडियो में सारे जो सेंटेंसेस हैं हमारे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस,
इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस को एक एक करके हमने क्या कर लिया है, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लिया है। इसकी एडवर्ब्स हमने समझ ली हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, तो शायद इस वीडियो के बाद में आपका एक भी डाउट नहीं बचा होगा। एक एक करके हमने सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इट्स एनके इंग्लिश। तब तक के लिए धन्यवाद।